हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट है पार्ट 3। वरिष्ठ पत्रकार, इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर के साथ डिटेल में उन्होंने ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। अगर हमें विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या उस लक्ष्य को अचीव हम कर भी पाएंगे और कैसे ये चुनौतियां हर साल और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इन सब के बीच आपकी नौकरी कैसे सुरक्षित रहे और किस तरह से आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ता रहे, उसका भी हर सटीक विश्लेषण इस पॉडकास्ट में है। तो पार्ट 3 आप देखिए, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट ये कर दूं कि चैनल सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, बेल आइकन क्लिक कर दो। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन ऑन है, लाइक भी पॉडकास्ट को करो और अब देखो उत्पल चौधरी सर के साथ पॉडकास्ट का पार्ट 3। अब आपके साथ मैं चर्चा करूं और सोने चांदी का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है पॉडकास्ट थोड़ा अधूरा रहता है। एक कॉमन नियम है, एक बड़ी सर्वसाधारण सी बात है कि वर्ल्ड में टेंशन बढ़ेगी तो सोने चांदी का दाम ऊपर जाएगा। यही इतने दिन से हम देख भी रहे थे। अब मसला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगभग रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था वो खात्मे की तरफ है। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानती, पर खबरें यही कह रही हैं कि वो जो पीस मूवमेंट था ट्रम्प साहब का वो शायद काम करेगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होगी। उधर ईरान की तरफ जो टेंशन था वो भी हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वो भी अब थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जब वर्ल्ड में टेंशन जो बढ़ी हुई थी वो समाप्ति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है कम से कम, तो क्या सोने चांदी का जो भाव है वो उस थंब रूल के हिसाब से मैं अगर चलूँ तो अब यहाँ पर ठहर जाएगा, अब नहीं बढ़ने वाला है? देखिए, सोना जो है चांदी चांदी की कहानी बिल्कुल अलग है। सोना के लिए है क्या कि इकॉनमी जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है अमेरिका का, और अमेरिका का इकॉनमी है कमज़ोर, जैसा कि हम लोग बात किए। रिसेशन नहीं है लेकिन कमज़ोर है, तो उस पर जो है गोल्ड जो है उस पर डिपेंडेंट है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो दुनिया का जो तमाम करेंसी है वो भी अगर कमज़ोर हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए गोल्ड चाहिए। तीसरी बात है कि अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका दादागिरी तो करता ही रहता है, तो उस दादागिरी से बचने के लिए भी आपका जो है, जैसे किसी के करेंसी को सीज कर लिया, कुछ कर लिया, सैंक्शन लगा दिया, तमाम चीज़ लिया, तो वो सपोर्ट मिलता है गोल्ड से। तो गोल्ड के कई सारे फैक्टर हैं और एक फैक्टर जियोपॉलिटिकल है। जियोपॉलिटिकल अगर कमज़ोर होता है तो फिर गोल्ड पे असर पड़ेगा, नो डाउट। नंबर एक, हल्का सा असर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी पे चला जाता है। अगर इकॉनमी सॉलिड हो जाएगा तब फिर गोल्ड बैठ जाएगा। क्योंकि अब ध्यान रखिएगा कि जब गोल्ड की कहानी आपको बताते हैं कि जब गोल्ड सिस्टम से अमेरिका हट गया 1971 में, उसके बाद से अमेरिका का डॉलर काफ़ी उथल पुथल होने लगा, कमज़ोर हो गया, काफ़ी ये हो गया। उसके बाद से गोल्ड काफ़ी भागने लगा। $35 जो था गोल्ड की कीमत थी, और वहाँ से भागता हुआ वो चला गया 835 पे, 2400 गुना बढ़ा। उसके बाद से वहाँ आ गए, एक वॉल्कर को लाया गया, पॉल शायद नाम था, या वॉल्कर साहब जो है फेड चीफ लाया गया, और उसने बड़े ज़बरदस्त डिसीजन सब लिए। उन्होंने जो डिसीजन लिया तो 20 साल तक गोल्ड रुका रहा, क्योंकि अमेरिका के इकॉनमी को उसने मजबूत कर दिया, अमेरिका के डॉलर को उसने मजबूत कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ एक सिस्टम से उसने जो है पूरे गोल्ड को दबा कर रखा 20 साल तक। तो अगर ऐसा अमेरिका का इकॉनमी सॉलिड हो जाएगा तब ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन मुश्किल है। और ये मुश्किल है, और ट्रम्प जो कर रहे हैं इसको वार्स को लाकर जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद इसी तरीके से 200% से ऊपर चला गया था जीडीपी और कर्ज का रेशियो। फिर उस समय अमेरिका ने उसको काबू पाया था, नंबर एक। दूसरा 1980 वाले इसमें काबू पाया, जो 70 से 71 वाले में जो हुआ था उस समय काबू पाया, 2 बार काबू पाया था। तो तीसरी बार जो है ये फिर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प। लेकिन इसमें ट्रम्प जो सबसे बड़ा अड़चन है, क्योंकि ट्रम्प का बिहेवियर जो है वो जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए गोल्ड में जो बड़ा फैक्टर है, अगर आप कहें तो अमेरिका का जो ये जो पोर्शन हो गया, इसको हम देंगे 50% मार्क्स, और बाकी 30% में बाकी दुनिया की जो करेंसी है और तमाम चीज़ है उसको देंगे। 20% जियोपॉलिटिकल को देंगे। तो जियोपॉलिटिकल कमज़ोर, ये दोनों केस बंद होगा, कहीं और खुल जाएगा। जियोपॉलिटिकल चलता रहेगा, आपस में लड़ते रहेंगे लोग, झगड़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तो जियोपॉलिटिकल बिल्कुल आप उसको ये नहीं कह सकते कि जीरो हो जाएगा, वो बना रहेगा। उसमें
थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, तो वो कमी ऑलरेडी दिख रहा है, गोल्ड के प्राइस में दिख रहा है अभी इस वक्त। पर ये 20% ये बड़ी अच्छी नॉलेज मुझे मिली है कि बाकी 80% तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं ही है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड में शांति आ रही है और पीस मूवमेंट चला रहे हैं सो कॉल्ड ट्रम्प साहब, और उसके चलते सोने चांदी के भाव में कुछ बदलाव होगा, तो वो गलती है। अब ये भी अगेन ये जो परसेंटेज वाली बात आपको पता चली है, ये नई है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, पॉडकास्ट को लाइक भी जरूर करना है आपको। अच्छा, इसमें एक बात जो देखा जाता है ना कि लोग जो है ना जो न्यूज़ चलता है उसके आधार पे लोग सोचते हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं। अब न्यूज़ में क्या होता है कि आपको खबर चाहिए, खबर देना है, हेडलाइन बनानी है, क्या हेडलाइन बनाए, लिख दो यार जियो पॉलिटिकल तनाव बढ़ा, हाँ। गोल्ड गिरा। नहीं तो अभी जब ये गोल्ड का दाम कम भी हुआ था, पिछले ही हफ्ते की तो बात है, तो उस दिन भी खबरें यही आई थी कि अब ये रूस हाँ, और तो रशिया, वो चीज़, दो ही चीज़ होता है, जियो पॉलिटिकल गड़बड़ हुआ, हाँ, गिरा, हाँ, शेयर बाजार में धराम हुआ, एफआईज ने बिकवाली की। यार एफआईज बिकवाली क्यों कर रहा है, कारण तो बता। हाँ, जनता को मुनाफा वसूली, जनता मुनाफा वसूली, हाँ। मुनाफा वसूली क्या है, क्या मुनाफा वसूली कर रहा है वो, हाँ। क्यों कर रहा है जो है, तो उसको तो बताओ। लेकिन वो नहीं होता। तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो हेडलाइन जो बनते हैं ना, वो दिमाग में, लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है। ऐसे रॉबर्ट कियोसाकी ने मान लीजिए $200 बोला, हेडलाइन बन गया कि रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं $200। हाँ। जनता को लगेगा कि भाई $200 पे है। अब जनता मान लीजिए उसके बाद फिर से कूद गई जो है खरीदने के लिए, फोमो लाइन क्रिएट की, तमाम चीज़ की है। ठीक बात। अब वो रॉबर्ट कियोसाकी का कौन से सिंडिकेट के साथ क्या तालमेल है, कौन जानता है। कौन सा सिंडिकेट जो है $103 के आसपास निकला, बड़े सिंडिकेट निकल गए उसमें हाँ। से। कुछ लोग फंसे, कुछ लोग जो है वो अलग चले गए, कुछ लोगों ने जो है जो ETF खरीद लिया, कुछ लोगों ने जाकर जो है माइनर वाला शेयर्स खरीद लिया, सोचा कि वो भागेगा, उधर फंसा, उसको भी एक पैसे चाहिए निकलने के लिए। तो यही सब होते हैं, और ये स्पोक्स पर्सन सब है। तो ये सब बहुत चीज़ देखना होता है, लेकिन उस गहराई पे जाता नहीं है, वो हेडलाइन बन जाता है, तो उससे जनता के दिमाग में बैठ जाता है। अब मुझे फिर ये भी आप बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पोर्टफोलियो की क्रैश लैंडिंग ना हो जाए, इसके लिए इन फ्यूचर आप कितना देख रहे हैं? गोल्ड कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सिल्वर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, गोल्ड तो मैं तो नहीं, JP मॉर्गन की टीम ने बताया है कि 6300 तक जाता हुआ दिख रहा है, वो बता रहे हैं। वो तो अभी जो 2026 में ही कह रहे हैं, 2026 में। हाँ। और दूसरा एक मायरमिकन वालों का रिसर्च था, बड़ा ज़बरदस्त करेंसी और गोल्ड पे रिसर्च करता है। तो उनका ये कहना है कि फेड पे पूरा उसने लगाया है कि फेड अगर अपने बैलेंस शीट को ठीक करेगा और 33% करेगा, तो ये 8375 जा सकता है 2027 तक। पर ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये मतलब 2027 तक, अब 2 साल है, तो 2 साल में ठीक है 20% के, अगर इसमें तो देखें तो 25% का आ गया, और फिर वहाँ से आप देखें तो 25% के आसपास, वहाँ 25 से 30% के आसपास वो राइज बता रहे हैं अभी। तो गोल्ड के लिए जो है मैक्सिमम, अगर जो बोल रहे हैं मॉर्गन कि 6300, उससे ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त। अगर कुछ ट्रम्प, और दूसरी बात होगा कि जो नए फेड चीफ आएंगे उसके आधार पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का पॉलिसी लाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को दुरुस्त करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी कुछ होगा। तो अभी गोल्ड पे 16 मई तक तो आपको देखना पड़ेगा। 16 हम मई निवेश की सलाह तो नहीं देते हैं सर, मैं ये कह भी दूं कि आपको अगर निवेश करना है, आप सोच रहे हैं कहीं पैसा लगाने का, तो आप पहले खुद विचार करें, और जो आपके साथ एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास है, उससे आप पूछ के करें। लेकिन अगर आप भी वही आंकड़े बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरे हिसाब से फिर तो ये भी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो सब समय राइट टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप टाइम कर ही नहीं सकते, लेकिन उसमें जो क्या करते हैं भाई लोग, जो उधार लेकर पैसे लगा देते हैं, वो टाइम नहीं होता है। सर उधार लेके भी लगाएंगे तब भी तो रहेंगे तो मुनाफे में। नहीं, उसमें होता है कि आप धीरे धीरे खरीदिए, सिप करके खरीदते जाइए। जैसे अब दीपावली के लिए जो सिक्का खरीदते हैं ना आप, उसी टाइप का फॉर्मूला रखिए, हर महीने कुछ ना कुछ खरीदिए, हर महीने खरीदते रहिए और लंबे समय के लिए खरीदिए, तो वो तो सबसे बेहतर है। लेकिन लोग हो जाते हैं यहाँ लोभी, 106 पे जाके लोगों ने खरीदा, 120 पे जाके खरीदा, 4 लाख पे जाकर खरीदा, तो वो सब लालच से खरीदे, तो वो चीज़ नहीं होता है। वो चूंकि जब आप बिल्कुल पिक पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं देखिए, बस एक ही फॉर्मूला रखना है कि जब सब कोई डरे तब खरीदो, और जब सब कोई लोभ करे तो बचो या बेचो।
हालांकि आप भी ये कह रहे हैं सर कि सिप करने का वक्त है। डेटा फिलहाल यही कह रहा है कि जनवरी में म्यूचुअल फंड में जितनी सिप हुई है, पहली बार ये देखा गया है कि उससे ज़्यादा सिप हुई है गोल्ड और सिल्वर ETF में। और ये बहुत अच्छा संकेत है, मुझे लगता है अगर गोल्ड एंड सिल्वर ETF को लेके इतनी लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने पढ़ा सर कि बहुत लंबे टाइम के बाद ये देखा गया है, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गोल्ड एंड सिल्वर ETF में ज़्यादा पैसा हो और म्यूचुअल फंड और मार्केट वाले फंड्स जो हैं उनमें पैसा कम डाला गया। बस ये इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि 24,000 आया सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में, है ना, जो हाइब्रिड फंड हो गया सब में, और 24,000 आ गया गोल्ड में, गोल्ड ETF में, और 15,000 के आसपास आ गया अदर ETF में। 15,000 में सिल्वर का पोर्शन ज़्यादा था, हाँ। मतलब 10,000 के आसपास। तो अब एक तरीके से देखिए गोल्ड और सिल्वर में 34,000 के आसपास आ गया। तो ये सब जो आए हैं, जो फोमो लाइन वाले हैं ना, ये सब होंगे। ये फोमो लाइन वाले हाँ, ETF में निवेश भी फोमो लाइन वाले हाँ हैं? हाँ, ETF में ये जो आए होंगे, ये जो 34,000 के आसपास आया है, हाँ। ये जब 106, आप ही के पॉडकास्ट में बात हो रहा था 90, हम तभी कह रहे थे 106 पे एक फोमो लाइन क्रिएट हो रहा है और वहां से डिप कर सकता है 30% के आसपास। हाँ। तो जो है, और एग्जैक्टली 30% के आसपास डिप हुआ। तो वो 106 से जो भगाकर 121 पे लेकर गए हैं, 4 लाख वाले आंकड़े पे, वहां आए होंगे ये ETF वाले। ये सब जो आए हैं, ये ETF वाले मतलब रेगुलर वाले नहीं है। हाँ। ये जो फोमो का शिकार वाले हैं वो है। और दूसरी बात की, जो रेगुलर वाला जो भी होगा, अगर इस तरह से संकेत आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इकॉनमी में जब भी हो, आपके शेयर बाजार में जो है वो 80% जाना चाहिए, 20% ही जाना चाहिए इसमें। अगर आप देख ले, दोनों को जोड़कर 50 और 10 लाख हो गया उसका, मतलब 65 लाख के आसपास जो हो गया, 65 में आपका हो गया ये आपका 35 लाख के आसपास। तो एक तरीके से देखिए 50% चला गया। तो 50% नहीं जाकर यहाँ पे होना चाहिए था 13,000 का ETF। इसमें से 13,000 में 8,000 गोल्ड में जाना चाहिए था, 5,000 सिल्वर में जाना चाहिए था, तो फिर ये मार्केट मैच्योर मार्केट होता। अच्छा, मैं तो इसे अच्छा ही हालांकि मान के चल रही थी, लेकिन ये मार्केट ठीक मार्केट नहीं था। तो ये यानी तो मतलब सर ये नियम तो फिर आप अगले 20 साल बाद भी हाँ, बताते रहेंगे? हाँ, यही नियम है। यही 50 साल पहले भी लोग नियम कह रहे थे कि 20% ही आए सोना और चांदी में निवेश। आप अभी भी वही बता रहे हैं, जब सोना चांदी इतना भाग रहा है, और अगले 20 साल बाद भी फिर तो यही नियम रखेंगे। अब ये बताइए, जो लोग जो चले जाते हैं, अब हम तो वीडियो बना रहे थे, हम तो $96 तब से बोल रहे थे कि 48 था तब, कि 96 कप एंड हैंडल पैटर्न टूटेगा जी, कप एंड हैंडल पैटर्न टूटेगा जी। 50 जब क्रॉस किया, हाँ। हम तो सबसे, दीपक से भी उधार लेके, आपसे भी उधार लेकर पैसे लगा देते क्योंकि हमें मालूम था कि वो जाएगा। हाँ। बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस थे हाँ। कि जाएगा और 106 से नीचे आएगा, हाँ। दोनों चीज़ों को लेकर। लेकिन हमने तो जो है उसमें ऐसा तो नहीं, हमने सब कुछ बेच बाच कर लगा दिया, ठीक बात। क्योंकि एक उसका एक नियम होता है इकॉनमी में, कब डिप मार दे, कब ऊपर चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। तो इसलिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। अब ये सोचिए, वॉरेन बफेट साहब को नहीं समझ में आया होगा सिल्वर क्या, सिल्वर समझ में आया होगा ना उनको। जब हम आप जैसे आदमी को सिल्वर समझ में आ रहा है, वॉरेन बफेट साहब तो जीनियस आदमी है, ब्रिलियंट आदमी है, ठीक बात। कहाँ उसने 10 ग्राम भी नहीं खरीदा होगा मेरे ख्याल से। खैर उनकी अलग पॉलिसी पर है। ETF तो अलग हो गया ना सर, अगर ETF में पैसा लग रहा है तो वो तो सिप के थ्रू ही लग रहा है। और अभी आपने कहा 5 मिनट पहले आपने कहा कि निवेश का तो कोई समय नहीं होता है, आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। निवेश कीजिए, लेकिन निवेश में ज्यादा कर दिया ना लोगों ने। निवेश आप करते रहिए, हाँ। थोड़ा थोड़ा। अब जैसे हम बोले ना आपको 13,000 करोड़ होता, फिर 13,000 करोड़ अभी होता, फिर अगले महीने 13,000 करोड़ होता, तो ये मैच्योर होता। लेकिन अब उसने कर लिया, मान लीजिए ये हाँ। फरवरी में थोड़ा बहुत होगा, मार्च में देखिएगा डिप आ जाएगा गोल्ड ETF, और उसमें गोल्ड ETF में फिर भी रहेगा, जो सिल्वर ETF है वो गायब हो जाएगा। फोमो में आके अगर आपने भी पैसा लगाया है ETF में तो मुझे वो भी आप बताओ। आपने ट्रेडिंग भी अगर की है फोमो में आकर के तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। हालांकि एक सच्चाई ये भी है सर, मैं आपको बताऊं कि जब कोई सिप कर रहा होता है उसको फायदा होता है ना, तो वो तो कमेंट्स में आके मुझे बताता है। आपके कमेंट सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन जो फोमो वाले होते हैं ना वो नहीं लिखते हैं। वो तो ऐसे ही मेरे पास फौलादी लोग आते हैं, नहीं हम तो नहीं फोमो में पढ़ते हैं। ईमानदारी से बताना, फोमो में आके पैसा लगाया है सोने और चांदी में या फिर नहीं। जी सर, तो आप सोने का तो आपने बता दिया कि आपका एस्टिमेट क्या है, सिल्वर अभी भी रह गया है सर? सिल्वर में जो है वो थोड़ा सा टाइटनेस दिख रहा है इस समय, क्योंकि जो है 1:70 रेशियो रहता है गोल्ड सिल्वर का। अगर वो 6,300 जा रहा है तो 70% के आसपास जाएगा, 1:70 या 1:60। 1:50 वाली कहानी अभी दिख नहीं रही है।
क्योंकि अब उसमें दिखने के लिए फिर जो सिचुएशन जिस तरह से क्रिएट हो, अगर वो बात है, इस वक्त जो है सिल्वर में टाइटनेस दिख रहा है। क्योंकि सिल्वर में जो चीज़ें देखी गई है, जो 2026 के लिए जो आउटलुक आया है, उसमें 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो जो 20% जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो बेचने के लिए आ सकता है। तो वो एक जब भी सिल्वर अगर $100 के आसपास जाएगा तो वहाँ एक बिकवाली आ जाएगा, बहुत तेज बिकवाली आएगा। तो इसलिए सिल्वर पे प्रेशर बना रहेगा, मतलब जो है मुझे लगता है कि 2027 तक उस पर दबाव बना रहेगा। क्योंकि एक बार जान लीजिए, जब फोमो लाइन क्रिएट हो जाता है ना, 121 पे जब चले जाते हैं, उसके बाद लोग सोचते हैं कि वो आ जाएगा या उससे ऊपर आ जाएगा। हाँ। और रॉबर्ट कियोसाकी जैसा आदमी आकर 200 बोल देता है तो लोग बिल्कुल सोच लेते हैं कि चला जाएगा। लेकिन एक होता है कि जो पैसे जो है वो आपकी जेब से निकाला जाता है। पैसे क्रिएट तो होता नहीं है, मतलब हम आपकी जेब से निकाले, वो पॉकेट मारी है, वो जो है एक तरीके से ब्रेन की पॉकेट मारी है। जिसका जो ब्रेन, जिसका जो माइंडसेट, उसके हिसाब से आपके जेब से पैसे निकाला उसने, तो वो आपकी जेब से पैसे निकाल चुका है। तो वो पैसे देने के लिए नहीं आएगा। अभी वो पैसे देने के लिए तब आएगा जब उसका इंटरेस्ट रेट लग जाइए, 10% लगा दीजिए उस पर। जैसे कि 100 टका आपकी जेब से निकाल लिया, अब आपका 100 टका मान लीजिए 15% पे चला गया, 115 हो गया, तब आपको रिटर्न मिलेगा। आपसे हमने 15% इंटरेस्ट कमा लिया आपकी जेब से पैसे निकाल कर, ठीक बात। तो फिर पैसा लौट कर आता है। हाँ। तो जो 121 जो है, हाँ। अब कुछ ऐसा हो जाए, 100% तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता इकोनॉमी को, लेकिन जो चीज़ें देख रही है, जो इकोनॉमी का चाल है कि वहाँ जाना असंभव है। जो 4,25,000 जो आंकड़ा छुआ था, हाँ। वो 2026 में मुश्किल दिख रहा है। पर थोड़ा इसको और आप इजी करके अगर मुझे बताइए। आपने कहा ना कि मुझे तो पहले ही पता था 106 तक जाएगा। अच्छा, सर ने ये बोला भी था, मेरे ही पॉडकास्ट में बोला था, पैसा बोलता है मैं, आप जाके देखिए, और बिल्कुल उसी जगह से वापस लौटी है चांदी। तो ये पहले वाला तो आंकड़ा बिल्कुल सही था सर का। आपने कहा ना मुझे पता था 106 जाएगा, मैं तुमसे पैसे लेके, दीपक से पैसे लगा के लेके और लगा देता, तो मुझे दीपक से पैसे लेके लगाने हैं या नहीं लगाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने, पैसे अपने लगाने हैं। 96 मुझे श्योर था, 106 जब 96 के आपके पास जब हम आए थे उसमें $90 पे था। हाँ। तो मैंने कहा था कि 96 का पेन हैंडल पैटर्न टूट रहा है। हाँ। और टूटने के बाद फिर एक जो है फिबोनाची के हिसाब से 106 जा रहा है, और वहाँ से एक ज़बरदस्त पुल बैक आ रहा है। और अगर वो पुल बैक नहीं आया वहाँ पे, तो वो 120 से आएगा, और 121 से आया पुल बैक। और वो एक दूसरे पॉडकास्ट में हम कह रहे थे कि वो 33% उसमें बोला था, तो वही 84 के आसपास आ गया था। अब तो 84 से भी नीचे चला गया, तो मतलब ठीक है, उसी के आसपास था। तो वो उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पहले माहौल देखते रहते हैं, देखने के बाद जो है वो लास्ट में आते हैं, तो वो कभी नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि आपको सोच जो है बिल्कुल डिफरेंट सोच करना होगा। आप अगर आप सोचिएगा कि इस समय लगाइए, तो उसमें कोई लगाने का नहीं है। अब ये जान लीजिए कि कोई एक न्यूज़ आ जाता है, किसी कंपनी का शेयर धड़ाम से गिरने लगता है, तो क्या करते हैं, जैसे कोई शेयर्स मान लीजिए कोई खबर आ गई, हाँ। जो है अब वो धड़ाम से गिरने लगा, अब उस कंपनी में आपको विश्वास है, तो वहाँ आम आदमी क्या करता है, बहुत भरोसा है तो खरीद सकता है। नहीं, आम आदमी बेचता है, आम आदमी डर कर बेचता है। जैसे कि अब वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नेस्ले का आया कि लेड की खबर आ गई, लेड पाया गया मैगी में, मैगी सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है, शेयर उसका क्या हुआ, धड़ाम से गिरा, बहुत ज़बरदस्त ढंग से गिरा। गिरा क्यों? लोगों ने पैनिक में बेचा। उस समय मैं जो है ऑफिस में था, फटाफट एफडी तोड़ा और नेस्ले खरीदने लगा उसी दिन, उसी समय ऑफिस छोड़ के, मुझे ना ऑफिस छोड़ के उधर गया टॉयलेट के साइड में, और वहाँ जाके एफडी तोड़ा और खट 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 नेस्ले खरीदना शुरू किया। और जितना एफडी था मेरा, हाँ। अब बाकी चीज़ तो हम बेच नहीं सकते थे, कुछ था नहीं, तो जितना एफडी था सब तोड़ के मैंने नेस्ले खरीद लिया। और जो है वो तीसरे दिन वो नेस्ले जो है वो 25% या कितना % ऊपर भाग गया था। तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। अगर टूट रहा है, कोई कंपनी टूट रही है, तो आपको वहाँ खरीदने का होता है। वहाँ पे क्या होता है, लोग बेचते हैं। अच्छा, खरीदेंगे कब? जब वो भागेगा, जब वो ही नेस्ले जब ऊपर भागने लगा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो भागता है तो फिर वो अपनी औकात दिखाता है। वो कंपनी बड़ी है ना, वो बोला अच्छा मेरे को गिराया था, अब मैं भाग रहा हूँ यहाँ। तो भाग के जब ऊपर जाता है तो भाई लोग बोलता है कि जो पैसे जो पंप किए थे, हाँ। कि यार पंप करो और पैसे,
और पैसे ऊपर में पंप जाके हुआ वो खरीदते और हैं। ऊपर में जाकर लोगों ने देखा, हाँ। है ना। अब मान लीजिए मैंने ऑफिस में सुनाया कहानी कि भाई मेरा तो 30% बढ़ गया, यार सर 30% बढ़ गया, मैं भी लगा देता हूँ। तो उसने जाकर उस पोजीशन पर लगा दिया और वहाँ से फिर धड़ाम गिरा दिया। खैर ठीक वो बात। कंपनी बहुत शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि लोग इसी तरीके से करते हैं कि भाई एक खबर आती है उसके हिसाब से वो ऊंचाई पे जाके खरीदते हैं। तो ऊंचाई पे जब तक खरीदेंगे आप, वो मतलब वो हम लोग के लिए आप कम दे रहे हैं, हम लोग को कमाई करवाने के लिए आप लोग ऊंचाई पे खरीद रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। यही बात हम अपने बुलेटिन में बोलते हैं लोगों को कि भैया नीचे खरीदो, नीचे खरीदो, जब डर हो तब खरीदो, लेकिन डर में कोई नहीं खरीदता। ठीक बात। तो अब मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप लैंडिंग जब हम पॉडकास्ट की कर रहे हैं तो अपने साइड से कोई दूसरी ऐसी सलाह भी लोगों को दें, लेकिन उस सलाह के पहले भी, और अभी भी नेस्ले वाली जो पूरी कहानी सर ने बताई, एक बार फिर से मैं कह दूं कि पॉडकास्ट आपको निवेश की सलाह देने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको गाइड करें, आपको ये बताएं कि दुनिया भर में जो खबरें चल रही हैं आपको किस नज़रिए से उसे देखना है, और वो नज़रिया बनाने के बाद आपको मार्केट में किस ढंग से रिएक्ट करना है। अब इसमें आपको कदे ये नहीं कहा जा रहा है कि फलाना शेयर खरीद ही लो, या सर ने अगर कहा कि गोल्ड आपका 6500 तक पहुंच सकता है तो आप अभी उसमें जाकर के निवेश कर दें। चांदी के बारे में भी मैंने सर से बात की है। तो ये तमाम चीजें मार्गदर्शन के लिए जरूर है, लेकिन सीधे निवेश की सलाह ये नहीं है। और ये बात कहते हैं गोल्ड वाला जो मैंने बोला है, वो मॉर्गन की जो रिपोर्ट है उसको मैंने उसका हवाला दिया तो है। पूरा ट्रस्ट आप करते हैं मॉर्गन पे? इसका नहीं, वो जो रिसर्च कर रहे हैं मॉर्गन कर रहा है, बाकी लोग सब लोग 6000 के आसपास, जेफरीज दे रहे हैं 6600। तो इतने बड़े एक्सपर्ट लोग दे रहे हैं, और जो उसके सपोर्ट में जो कारक दिख रहा है तो वो चीज़ है। और एक बड़ा फैक्टर 16 मई है जो नया फेड चिप आएगा, उसके बाद एक नया रिकॉल लिया जाएगा उसमें। अच्छा सर, हमने पुतिन की भी बात की है, हमने ट्रंप की भी बात की है, हमने शी जिनपिंग की भी बात की है, हमने मोदी जी की बात नहीं की है। तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते लैंडिंग की तरफ फिर आप बताएं कि उनकी कार्यशैली, उनका अर्थव्यवस्था चलाने का तरीका, बाकी देशों का जब आप बता रहे हैं तो मैं यहाँ तो फंसाऊंगी ना आपको कि मोदी जी के बारे में भी आप बताइए। देखिए, अभी जो इन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2047 डेवलप्ड कंट्री बनने का, तो उसमें क्या है कि ग्रोथ रेट को बहुत ज़बरदस्त होना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो डेवलप्ड कंट्री की जो परिभाषा है इस वक्त कि $15,000 पर कैपिटा अगर है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, और हम लोग हैं अभी $3,000 के पास, $2,900 के आसपास है। और ये 2047 में जाकर $18,000 हो जाएगा, क्योंकि वो भी बढ़ेगा। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ को जो है, जो 7% ग्रोथ है उसको 9% पे जाकर ले जाना पड़ेगा। तो एक बिग चैलेंज है इनके पास। दूसरी बात कि एक चीज़ जो देखा जा रहा है गवर्नमेंट के साथ, जो कैपेक्स में जो खर्च कर रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें, जैसे कि इस बार 1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ाया गया है, तो 12,20,000 करोड़ रुपया वो बढ़ाया गया है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप कैपेक्स पे खर्च कर रहे हो तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकॉनमी आगे ग्रो करेगी। लेकिन जो इकॉनमी जो इस समय जो है वो 7% के आसपास का दिख रहा है। तो आपको डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए 9% के आसपास लाना होगा। तो ये 2% कैसे बढ़ाएंगे, वो चैलेंज होगा मोदी जी के लिए, नंबर 1। दूसरी बात कि जो फ्री वीज जो बांटा जाता है, इलेक्शन के लिए जो पैसे बांट देते हैं, तो वो एक उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो फ्री वीज आपने पैसे जो दिया, गरीबों को बांटा, वो पैसा इकॉनमी में आ जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सपोज कि हमारे जेब से निकाला, फ्री बीज मतलब क्या है, हम और आपके जेब से जा रहा है, टैक्स के जरिए जा रहा है, तमाम चीज़ से जा रहा है। हाँ। मान लीजिए कि हमारे पास सरप्लस मनी है, हम उसको सेविंग कर देते, कंजम्पशन पे नहीं जाता वो। लेकिन जो गरीबों में बटा 5,000 10,000 जो बढ़ा, वो लौट कर इकॉनमी में आया। तो एक तरीके से देखें कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्री बीज पैसा है वो इकॉनमी में लग रहा है, क्योंकि वो अब गरीब को दिए वो जाकर खरीद लेगा, आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, जो भी खरीदेगा। लेकिन उसमें जो दूसरा जो उसका नेगेटिव ये हो जा रहा है कि फ्री बीज के कारण जो लोग जो है वो काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जो लेबर फोर्स है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो लेबर फोर्स के कारण क्या है कि चाइना क्यों आगे बढ़ा, लेबर फोर्स के कारण। हमारे पास क्या है, लेबर फोर्स ही सबसे बड़ा मौजूद है। तो अगर जो काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जो निकम्मागिरी जो कर रहे हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है कि जो वो कमाता वो कमाई घट रहा है। तो जो फ्री बीज से जो चीज़ें मिला इकॉनमी को, और ये जो काम नहीं किया उसको जीरो कर दिया, तो कहानी वहीं की वहीं रुक गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। अगर इसमें ये कर देंगे कि फ्री बीज भी मिले और इसको काम भी करना पड़े, तो काम करेगा तो वो अर्न करेगा तो उतने हाथ अर्न करेंगे तो उस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी।
तो वो गवर्नमेंट को एक वहाँ पे देखना है। तीसरा पॉइंट हो गया डिफेंस का। डिफेंस को लेकर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होनी है अभी पूरे वर्ल्ड में, और चूंकि हमारा डिफेंस थोड़ा सस्ता भी है, तो डिफेंस पे जो है इस बार 15 जो है के आसपास जो % के आसपास बढ़ाया गया है बजट में, मतलब पिछले साल की तुलना में 15% उसमें ज़्यादा दिया गया है। और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस पे काम भी हो रहा है, तो वो डिफेंस वाला चीज़ ठीक है, लेकिन उसमें R&D की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे मेरे साथ ही सुबह मेरे मॉर्निंग वॉक में मेरे एक दोस्त हैं, IIT कानपुर के हैं, उनका डिफेंस का कंपनी है, वो बम टेस्टिंग वाला करते हैं और उनका अच्छा काम चल रहा है। उसके जरिए हमको पूरा डिफेंस के पूरे इंडस्ट्री का पता चल रहा है और उनकी चीज़ें बिकने लगी हैं बाहर जाकर। तो उस पर वो एक बड़ा स्पॉट है, वहाँ पे क्या किस तरीके से करते हैं वो चीज़ है। एक स्पेस वाला चीज़ था जिस पे कि ऑलरेडी मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ। ये तमाम चीज़ तो है कि ये है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 2% GDP को आप किस तरीके से बढ़ाते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है कि ब्लैक मनी जो रोटेट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त पैरेलल ब्लैक मनी हो रहा है। ब्लैक मनी क्या हो रहा है कि ठीक है, इकॉनमी को उठा दे रहा है ब्लैक मनी। जैसे रियल एस्टेट में ब्लैक मनी लग जाता है, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत लग जाता है, 2 लाख से नीचे खरीद कर ही लेते हैं वो लोग। तो वो एक ब्लैक मनी पार्ट में घुस रहा है, लेकिन अब वो तो रील बन रही है सर कि कैसे ब्लैक मनी को हाँ, वाइट लेकिन करें। वो चीज़ जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, आपके इकॉनमी के अंदर इन नहीं कर रहा है, तो वो एक पैरेलल इकॉनमी चल रहा है। तो वो अगर उसको भी अगर इन करवाते हैं इकॉनमी में, तो जो ग्रोथ है जो 7% वाला, वहाँ थोड़ा सा अरे इम्प्रूवमेंट सर, ब्लैक मनी को अब वापस इन कराने की बात आप ना करें। नहीं, एक ब्लैक और- मनी नहीं, वो नहीं, ब्लैक मनी मतलब सिस्टम में मतलब कि जैसे हाँ, कि नहीं मान तो लिया मुझे लगा हमने एक और मोबाइल फोन नोटबंदी लिया, ना हो जाए। मोबाइल फोन लिया हमने 75,000 कैश देकर ले लिया उसको, और कैश में ही काम खत्म हो गया सारा। हाँ। वो सिस्टम में अगर रहा है, वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो, तो वो इकॉनमी में आ जाएगा, तो उससे भी जो चीज़ें आएंगी, नंबर 1। तीसरी बात, जो गोल्ड पड़े हुए हैं 34 जो है 1000 टन के आसपास जो पड़ा हुआ है महिलाओं के पास में, हाँ। वो भी इकॉनमी से दूर है। तो वो भी पोर्शन अगर लाते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को अगर जोड़ा सरकार जाए, पलट जाएगी सर। हाँ वो तो अलग बात है, महिलाओं के लेकिन- पास से सोना लेकिन निकलवाने हम की। 2047 डेवलप के लिए आपको बता रहे हैं। हाँ। तो नहीं चाहिए हमें ऐसी नहीं, आप develop उसको ये country। मत कीजिए, हाँ। उसको जोड़ दीजिए। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, हाँ। आपको उसको इकॉनमी का पार्ट बना देना है। जैसे कि फेड का के पास जो पड़ा हुआ है 8,130 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है और $42.2 पे है वो, उसको जैसे ही वो $8,000 पे करेगा तो फेड का बैलेंस शीट में चेंज आ जाएगा। तो उसी तरीके से अब क्या है कि वो हमारे बैलेंस शीट में है, घरों के बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है कि गोल्ड है हमारे पास भैया, जो है 200 ग्राम गोल्ड है, 50 ग्राम गोल्ड है, तो वो हम जोड़ लिए कि मेरे पास ये एसेट्स है। लेकिन वो इंडिया के इकॉनमी के पोर्शन पे नहीं जा रहा है, आपको महिलाओं से लेना नहीं है, उसको उस पोर्शन पे जोड़ देना है। चाहे इनकम टैक्स के जरिए जोड़िए, मतलब उसमें शो करके फिर उसको पार्ट बना दीजिए, तो वो उससे क्या होगा कि जो पर कैपिटा वाला जो चीजें है वो बढ़ सकता है। ये बवाल आप कमेंट्स में मचाने वाली जो बात कह रहे हैं कि नहीं, हम घरों में गोल्ड जो सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड लेने के लिए नहीं, मेरे उसको पास भी tax- उनकी है, वो लेके चले जाएंगे फिर नहीं तो ये हम गोल्ड लेने की बात नहीं नहीं, कर पर रहे। आप कह रहे हैं ना कि उसको भी अगर टैक्स में हाँ, हम शामिल नहीं, करते टैक्स हैं। में शामिल नहीं करना है। हाँ। वो उसको जो है जो इकॉनमी के पोर्शन से वो निकला हुआ है, मिसिंग है, वो बैलेंस शीट में आ जाए। आप ही के पास गोल्ड रहे, आप ही के पास, जैसे आपके घर में है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए का गोल्ड है, आप बोल रहे भैया मेरे पास जो है 50 लाख का मकान है, 2 लाख का गोल्ड है, मेरे पास 52 लाख का है, आपने जोड़ लिया, लेकिन वो देश के इकॉनमी में वो चीज़ नहीं जुड़ रहा है, वो अलग है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, गोल्ड आप ही का रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, तो उसमें जोड़ना है। और इसमें ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सरकार का जो है 200 ग्राम है शायद, महिलाओं के लिए 50 ग्राम है, पुरुषों के लिए शायद यही कुछ है मेरे ख्याल से, तो उससे कम ही गोल्ड होंगे ज़्यादातर लोगों के पास। जो जिनके पास प्रचुर मात्रा में गोल्ड होगा उनके पास प्रचुर मेरे मात्रा पास में 2 ग्राम भी है सर, मैं क्यों सरकार को बताऊं कि मेरे पास 2 ग्राम गोल्ड है? भारतीयों की फिलहाल यही नहीं, आपको टेंडेंसी सरकार है। नहीं, जैसे कि हम लोग जब ये भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हाँ। तो अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर सालाना इनकम होता है तो आपको, या 50 लाख से ऊपर में, आपको तमाम चीज भरना पड़ता है ठीक बात। कि हाँ, आपके पास कितने जमीन है, हाँ। आपके पास कितना गोल्ड है, आपके पास कितना चीज है, तो ये आपको देना पड़ता है। ये 50 लाख से ऊपर वालों को, ठीक या बात। 1 करोड़ से ऊपर, मैं भूल रहा हूँ, हाँ। तो उसमें तो ये चीज अगर आप पूरे सिस्टम में ले आते हैं हाँ।
और उसको फिर जोड़ा जाता है। मैं ये उसका व्यूवर assets के होता है। ऊपर यहाँ पर सर छोड़ दे रही हूँ कि लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब- ये जितने एसेट हैं आप कह रहे हैं 50 लाख के ऊपर वाले जो होते हैं वो आपको बताने जरूरी होते हैं। सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि घपला उसमें भी होता है। ये हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं और वो जब शपथ पत्र देते हैं तो उसमें भी कितनी सच्चाई होती है नहीं होती है वो भी हम सब जानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये व्यूवर के ऊपर मैंने छोड़ा, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और इस पर मुझे जरूर कॉमेंट करना। जो बड़ी मैं कहूँगी पॉइंट की बात सर की तरफ से कही गई है कि ये 2% जब तक इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। सुनने में 2% जरूर लगे, एड़ी चोटी का आप जोर लगा दीजिए तब भी ये 2% हासिल करने में पसीने छूट जाएंगे किसी भी देश की सरकार को। ये मोदी सरकार की बात नहीं बिल्कुल। है। इसमें प्रसार इसने जो है क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन वालों ने पीसी किया था, तो उसने बताया कि हम किस तरीके से $15,000 पे पहुंच जाएंगे। उसने कैलकुलेशन करके बताया कि 7.2% से हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि $15,000 अभी है, 20 साल के बाद 15,000। फिर मैंने उस पर कैलकुलेशन किया हाँ। कि ये 15,000 कितना चला जाएगा, तो वो 15,000 चला जा रहा है, 18,400 समथिंग चला जा रहा है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए फिर इनको 2% बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है, जो प्लानिंग कमीशन वालों ने पेश तो कर दिया सरकार के सामने कि ये हो जाएगा, लेकिन कि 15,000 है हजूर, 15,000 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, लेकिन 15,000 आगे बढ़ जाएगा वो नहीं बताया। ठीक बात। वो चीज़ देखना होगा। हाँ। और दूसरी बात कि दर्शकों गोल्ड वाली बात बोले हैं, गाली मत देना मेरे को आप लोग। अब आदत डाल लीजिए आप सर गाली खाने की भी, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उनको प्रेम भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, गालियां भी बढ़ रही हैं। एक और चीज मुझे आप कमेंट करके बताओ, ये 7% जीडीपी वाली थ्योरी के भी आप साथ हो या नहीं हो, क्योंकि देश में एक बड़ा तबका है सर जो ये कहता है कि ये 7.1%, 7.2%, 4% ये भी सरकार घपले में ही रख रही है। इतना अगर होता तो हमको नहीं दिखाई देता, हमारे घर पैसा नहीं आ रहा होता, हमको दिखाई नहीं दे रहा होता सरकार की इतना काम कर रही है तो देश में तरक्की हो रही है। तो ये 7% से 9% कैसे जाएगा वो भी थोड़ा कमेंट करके बताओ। और ये 7% जितनी हम तरक्की कर रहे हैं, अगर वो दिमाग में है और उस पर मानते हो कि हाँ भाई ये तो सही है सरकार की तरफ से आंकड़ा, तो मुझे वो भी कमेंट करके आप जरूर बताओ। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है हमने वर्ल्ड इकोनॉमी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, चाइना क्या सोच रहा है, अंदर खाने की क्या खबरें हैं, सोना कहाँ जाएगा, शेयर मार्केट कहाँ जाएगा, मंदी आएगी कि नहीं आएगी, हर बात आज के पॉडकास्ट में तो कवर की है। फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, व्यूअर्स जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद मेरी यही है कि पैसा बोलता है में जो आपने धुआं धुआं किया है वो यहाँ टेक ऑफ में भी होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।